ओम नमो नमः। मैं राहुल शर्मा, नमो नमः ब्राइट क्लासेस क्लास 12 संबंध और फलन के बारे में ये वीडियो है। चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ये हमारे इस चैप्टर में कई वीडियो होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो भी एक्स्ट्रा एक्सवाइजेड, क्योंकि लंबा चैप्टर है। जैसे जैसे एक्सरसाइज होगी हर एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो संबंध और फलन के बारे में, जो संबंध होता है और जो उसके फंक्शंस हैं, जो रिलेशन और फंक्शंस, दो की बात क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर से जो क्लास 12 की जो बुक दी गई है एनसीईआरटी पैटर्न के बेस पे, इसमें सभी टॉपिक दी गई है। बेस पुराने भी वाले हैं, उसमें भी सभी टॉपिक दी गए। हम छोटी छोटी पॉइंट को, छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे। जितने भी वीडियो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, सभी वीडियो को आप देखिएगा। हम पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में पहली टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में क्रमित युग्म क्या है, संबंध और फलन के बारे में बताने। संबंध और फलन होता क्या है, क्या इसके सम्स कैसे आते हैं, इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, तो ये तो दूसरे एक्सरसाइज में चालू होगा। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको पहले क्लियर करते हैं। पहले एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करते हैं। चलिए, पहला कहता है क्रमित युग्म। आते हैं क्रमित युग्म के। क्रमित युग्म, सोचना नहीं, सर जी पढ़ा का रहे हैं। संबंध और फलन के बारे में, संबंध और फलन की डेफिनेशन तो बताए नहीं, पढ़ा का रहे। 17 इस चैप्टर में हमने खाली एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। छोटी छोटी पॉइंट जितनी भी होगी सभी बताएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहे तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके फिर से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चेहरे पे स्माइल करके पढ़िएगा। कर्मित युग्म, कर्मित युग्म का मतलब होता है कर्मित प्लस युग्म। कर्मित युग्म का मतलब होता है कर्मित प्लस युग्म। इसमें क्या होता है, अवयव का नाम सुना है कभी? अवयव जैसे दो अवयव, मान लीजिए कोई दो अवयव है एक्स और वाई। मान लीजिए कोई दो अवयव हैं, क्या है, एक्स और वाई। ये दो अवयव हैं, ठीक है। ये दो अवयव हैं एक्स और वाई। अब इससे जो युग्म बनेगा, दो अवयव से जो युग्म बनेगा वो कैसे बनेगा? निर्मित युग्म जो होगा वो एक्स कामा वाई। ये युग्म हो गया। क्या हो गया? युग्म। दो अवयव जो है, मान लीजिए एक्स और वाई दो अवयव है, तो उससे जो युग्म बनेगा, निर्मित युग्म यानी जो क्रमित युग्म है, वो एक्स कामा वाई है, ठीक है। जो यक्स है ये प्रथम निर्देशांक का प्रथम घटक है, और वाई जो है एक प्रथम घटक का हो चाहे घटक। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि शब्द में कहीं कुछ बोल दे, कहीं कुछ बोल दे, तो उस पर पकड़िएगा। सर ये बोल दे, वो बोल रहे, अभी अवयव कह रहे, अब घटक कह रहे, बात भैया एक ही चीज है। चाहे घटक का हो चाहे अवयव, शब्द को पकड़िए नहीं। बहुत लोग ऐसे, हम ये नहीं कह रहे हैं हम आपकी तौहीन कर रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं छोटी छोटी पॉइंट को अगर उसका मतलब नहीं जानेंगे तो इस दिक्कत आ सकती कि हम बोल दिए क्या और फिर बोल बता रहे हैं क्या। तो अवयव घटक यानी ये निर्देशांक है, ये प्रथम निर्देशांक जो है, ये प्रथम निर्देशांक और ये द्वितीय निर्देशांक, ये प्रथम निर्देशांक के प्रथम घटक है, ये द्वितीय निर्देशांक के द्वितीय घटक है। द्वितीय निर्देशांक के द्वितीय घटक या प्रथम निर्देशांक के प्रथम घटक। प्रथम निर्देशांक के प्रथम अवयव भी कह सकते हो और द्वितीय निर्देशांक के द्वितीय अवयव भी कह सकते हो, ठीक है। और इनके ये कई टॉपिक हैं, विषय विशेष रूप से इसकी काफी विशेषताएं भी होती है। जो इनका कर्मित रूप जो है, ये कर्मित युग्म जो है, इसमें एक्स कामा वाई यही हमारा पॉइंट है। दो अवयव है तो इसका जो निर्मित युग्म होगा वो एक्स कामा वाई। इसमें
इस एक्सरसाइज फर्स्ट में हमको पढ़ना है कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, और बाद में जब नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अभी एग्जांपल भी दे रहे हैं, दो समुच्चय, हिंदी गलती हो जाएगी तो बताना। ये आधा, ये समूह आधा चाहिए, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी दे दिया जाए, कोई दो समुच्चय है ए और बी दे दिया जाए और उनका कार्तीय गुणनफल अगर बात करता है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय अगर कोई भी दो समुच्चय, मान लीजिए एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय बी, तो इनका कार्तीय गुणनफल जो होगा वो ए क्रॉस बी होगा। समझे, क्या होगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, दो आयुक्त कह सकते हो या दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल जो है ए क्रॉस बी, उन सभी क्रमिक युग्मों का ये समुच्चय है। अब मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी दे दिए जाए तो उनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी। या सोचिए, मैथ है 12th का, अब उससे पढ़ी हुई डिग्री की बात कर, बहुत हाई लेवल के लिए, लेकिन समझिए संबंध, फला, रिलेशन एंड फंक्शन इजी नहीं है, ये मेरा मानना है, मजाक में मत लीजिएगा। ठीक है, ए और बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी है, दो समुच्चय है, तो इनका कार्तीय गुणनफल क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा। अब इसमें जैसे समुच्चय ए दे दिया गया, समुच्चय, सोचिए हमने क्या कहा, समुच्चय कि मान लीजिए सेट ए है, मान लीजिए ए बराबर दे दिया जाए 2,3,4, ये हो गया, और समुच्चय बी बराबर दे दिया जाए 3,4,5, ऐसे ये दे दिए, और उसके बाद कहा जाए कि इसका कार्तीय गुणनफल क्या कीजिए। ए समुच्चय ए और बी का समुच्चय ए बराबर कुछ है, ए बराबर समुच्चय, ये इस तरीके से ब्रेकेट नहीं रहेगा, ये साइन आप तो मझला ब्रेकेट का नाम सुने हो ना, मझला ब्रेकेट, जिसको इंग्लिश में कर्ली ब्रेकेट बोलते हैं, इन्हीं को कहा जाता है सेट। सेट ए दिया गया 2, 3, 4 और सेट बी दिया गया 3, 4, 5। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो है इसका निकालना है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी का मतलब ए के स्थान पे 2, 3, 4 क्रॉस 3, 4, 5। समझेगा? पहले 2 को पूरे से 2,3, फिर 2,4, फिर 2,5। अरे घोड़ा तो आता ही है वैसे, पहले का सबसे, फिर दूसरा 3 का 3 से, अब 2 का हो गया, अब 3 का 3,3, 3,4 और 3,5, फिर 4,3, 4, इसका नंबर आ गया ना, 4,3, 4,4, 4,5। ये आ गया आंसर। ये है कार्तीय गुणनफल। समझ में आ गया होगा कार्तीय गुणनफल के बारे में। ठीक है, कार्तीय गुणनफल कोई हार्ड नहीं, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बस समझने की जरूरत है। ये आ गया। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ कार्तीय गुणनफल की कुछ विशेषताएं भी होती है, वो विशेषताएं हम बताएंगे। ठीक है, और कुछ सवाल है जो सवाल भी बताएंगे, इसको मिटा देते हैं।
कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि अगर 3 समुच्चय दिया जाए ए बी सी, अब 3 समुच्चय में कुछ विशेषताएं खास खास हो जाती है। 3 समुच्चय दिए गए तो समुच्चय 3, मान लीजिए एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय बी हो गया और एक समुच्चय सी हो गया। 3 सेट दे दिया जाए ए बी सी। अब जब 3 समुच्चय दिया जाए, यदि कोई 3 समुच्चय ए बी सी 3 समुच्चय है, तो इसमें कई प्रकार के कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई तरीके से। जैसे ए बराबर कुछ दे दिया जाए, बी बराबर कुछ और सी बराबर, सेट ए के बारे में कुछ दे दिया जाए, सेट बी के बारे में दे दिया जाए, सेट सी के बारे में। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के ही बताऊं तो सबसे बेटर होगा। कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा है। चलिए, होगा तो होगा, नहीं होगा। तो इसमें जो समुच्चय के बाद आगे हम 3 समुच्चय दिए रहे हैं, तो इस टाइप की पहली विशेषताएं हैं कि अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये यूनियन का सिंबल है, यू बनाया है, तो इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये विशेषताएं पहली है, ये नंबर 1 की विशेषताएं हैं। और इसी तरीके से यूनियन आ गया और इंटरसेक्शन भी आएगा, इंटरसेक्शन भी आएगा कि अगर इसी तरीके से दूसरा नंबर प्रॉपर्टी में हमारी विशेषता ये दे दिया जाए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ जाए, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये चीज। अच्छा, यू जो दिया है और ये दिया है, एक ऊपर यू उल्टा यू एक सीधा यू, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इसको बोलते यू, यू फॉर यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। दोनों का मतलब बताएंगे सवाल में और दोनों एग्जाम्पल के साथ, कभी भूलिएगा नहीं, चिन्ह लिख लीजिएगा। हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है। चलिए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सरसाइज 1 इसका, ठीक है। ये विशेषता उतार लीजिएगा, लेकिन वीडियो लंबी जाएगी, बड़ी जाएगी, कोई टेंशन नहीं, भगा के नहीं देखना, छोटी छोटी टॉपिक को समझना। बता तो रहे ना, इससे समुच्चय संबंध और फलक, ये मैंने देखा टीचर्स जो होते हैं ना, आप अन्य चैप्टर को पढ़ा देते हैं, पहले ज्यादातर टीचर पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसको लास्ट में पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स ही जो रोज इंटरेस्ट, टीचर खुद इंटरेस्ट कम लेता है इस चैप्टर में, उसे अगर आता भी अच्छे से ना तो सोचता है कि समझाए कैसे, क्योंकि समझाना भी बड़ा दिक्कत है इस चैप्टर में। चलिए, जो क्लास 6-7 में हमने एक्सरसाइज पॉइंट 1 में, ठीक है, हम सवाल को लेकर के हल करेंगे और सवाल के बारे में बताएंगे। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक से x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। x एवं y के मान, x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज चालू हो गई, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज चालू हो गई, इस एक्सरसाइज को बेहतरीन तरीके से समझिएगा और इसमें हर टाइप के सवाल मिलेंगे तुमको। पहला क्वेश्चन कह रहा है x + 1, y - 2 = 3, 1। तो हंस रहे होगे, हम मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, इतनी सरल सवाल दे दिए तो पढ़ ही चुके होगे। इसमें x और y का मान कीजिए, हमारा क्रमिक युग्म है,
क्रमित युग्म। क्या है? क्रमित युग्म। अब क्रमित युग्म में कंपेयर कर दीजिए, x+1 बराबर 3 के, x+1 बराबर क्या करेंगे 3, कंपेयर कर दिया तो यहां से x की वैल्यू निकल गई, ये इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3 में से गया कितना हुआ 2। अब इसमें हमको बताना तो थोड़े पड़ेगा कि प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, ये तो पता है ना कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ कंपेयर करेंगे तो y-2 = 1 है, इसका इससे कंपेयर करेंगे क्रमित, इसका पहले अवयव का पहले अवयव से, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस था इधर जो जाएगा प्लस होगा तो 2 1 3 हो जाएगा। तो हमारी x और y की वैल्यू निकली कि नहीं निकली आसानी से। इस टाइप के कई सवाल मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया। हार्ड भी सवाल मिल सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको हार्ड से नहीं मतलब है, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम बेफिक्र, ठीक है। इस टाइप के एक सवाल बताए हैं, लेकिन एक सवाल और बता देते हैं थोड़ा सा बड़ा। यहां पे दिया गया है x+y, x - y = 3, 4। जिंदगी में हमारी एक डिसीजन जरूर याद रखना, जिसने सवाल पढ़ा है, कोई चीज पढ़ने से ज्यादा तक वो टिकती नहीं, उसको करिए। सवाल को देखिए, मत देखिए कि कौन सा सवाल लगाया गया है, मेथड देखिए कि किस तरीके से लगाया गया, ठीक है। मेथड पढ़िएगा, सवाल मत पढ़िएगा, मेथड पढ़िएगा। मेथड पढ़ोगे सभी सवाल लगा सकते हो, सवाल पढ़ोगे तो वही लगा सकते हो जो पढ़े होगे, समझ में। ये कभी आ गया सवाल में कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, दोनों तरफ में क्रमित युग्म दिए गए हैं, बस कंपेयर कर दीजिएगा, तुलना कर दीजिएगा। x+y = 3 के, x+y = 3 और x - y = 4। अब इस दो समीकरण बन गए, दोनों समीकरण को हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो जोड़ लेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, ये कट जाएगा, x कितना होगा 2x = 4 3 7, x बराबर कितना हो जाएगा 7/2, समझा, 7/2 आ गया। अब यही 7/2 उठा के किसी एक में रख देंगे, यही में रख देंगे, x के स्थान पे 7/2 धन y = 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 - 7/2, तो 2 3 6 में से 7 गया, -1/2, कितना आ गया -1/2, यानी x का वैल्यू है 7/2 और y की वैल्यू जो हमारी है ये y बराबर आ गया -1/2। आ सकता है, समीकरण भी बन सकता है, समीकरण यहाँ बना तो हम समीकरण हल कर दिए, समीकरण नहीं बना तो डायरेक्ट तुलना करते हैं, आंसर आ जाता पक्षांतर करने पर, ठीक है। चलिए, एक पहला मेथड समझ में आया, इस सवाल में एक मेथड तो सीखे, चलिए अगला मेथड। g बराबर, एक दूसरा सवाल है, यदि g बराबर 7 का मान दिया है, यदि दिया है g बराबर 7, ये सेट दिए हैं, क्या है सेट है, और h बराबर दिया है, और h बराबर दिया है 5 4 2, ये भी सेट है, यानी समुच्चय g है 7, तो समुच्चय h 5 4 2 है, ठीक है, 5 4 2 समुच्चय h है और 7, समुच्चय g है। तो कह रहा है h, ठीक है, और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए, h क्रॉस g, इसका मतलब होता है कार्तीय गुणनफल। अभी हमने बताया था कार्तीय गुणनफल कैसे लगाएंगे, तो चलिए कार्तीय गुणनफल हम कैसे लगाएंगे ये चीज बताना है, ठीक है। h क्रॉस g, g क्रॉस h और h क्रॉस g दोनों पूछ रहा है, यानी g क्रॉस h और h क्रॉस g, ये दोनों ज्ञात करना है, दोनों पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हमारा g और h दिया, तो पहले हम g क्रॉस h निकालते हैं, तो डायरेक्ट नहीं कर देना, डायरेक्ट करोगे तब दिक्कत आएगी, भैया तुम
हम मानते हैं कि सब लोग का माइंड तेज है, लेकिन डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत है। जी का दिया क्या है 7 का 8 और क्रॉस एच का दिया गया है 5 का 4 का 2। अब यहां से हम लगाएंगे, समझ में आया? पहले 7 को 5 से 7 का 5। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सेट को सही से बनाइएगा और ये बिग ब्रैकेट ये समुच्चय बन जाएगा कितने 7 का 5। समझ में आ रहा है? यहाँ दिखाई तो दे रहा स्पष्ट। 7 का 5 फिर 7 का 4 फिर 7 का 2। अभी बताया था ना शुरुआत में। अब किसका नंबर है 8 का नंबर है। 7 का हो गया, अब किसका नंबर है 8 का नंबर। 7 का हो गया, अब 8 का नंबर। फिर ये लिखेंगे 8 का 5 फिर 8 का 4 फिर 8 का 2। ये नहीं दिखाई दे रहा 8 का 2, हमको लग रहा नहीं दिखाई दे रहा है। 7 का 2 तक तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है। फिर इसके नंबर हम इसको मिटा देते हैं भैया, नहीं थोड़ा सा नहीं देखा। अब 8 का नंबर तो ये हो गया 8 का 5 फिर 8 का 4 फिर 8 का 2। और ये मतलब ये बगल में लिखा जाएगा इसके आगे, ठीक है? पूरा एक ही लाइन में रहेगा। हमने उधर लिखा है तो अभी दिखाई नहीं देगा, तो फिर बाद में को समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये हमारा जी क्रॉस एच निकल गया। क्या निकल गया? जी क्रॉस एच। अब हम एच क्रॉस जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एच क्रॉस जी। तो बस एच क्रॉस जी में कुछ नहीं करना है, इसको मिटा दें, नहीं यही निकाल देते हैं एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी। अब एच की वैल्यू कितनी है 5 4 2 और जी की वैल्यू कितनी है? सेट बनाना है, सेट 7 का 8 मंजिला ब्रैकेट। तो मंजिला ब्रैकेट का प्रैक्टिस बना लीजिए भैया। तो ये हो जाएगा 5 के, ये हो जाएगा 5 का 7 फिर 5 का 8 आया ना। अब इसका नंबर हो गया। अब 4 का नंबर आया तो 4 का 7 और 4 का 8 इसका भी हो गया। फिर 2 का नंबर आ गया तो 2 का 7 और 2 का 8। 2 का 7 2 का 8। इस तरीके से ये कोई सेट्स दियर है उनका कार्तीय गुणनफल फाइंड करने के लिए आ गया कि पेपर में आगे इसका कार्तीय गुणनफल ज्ञात कीजिए। कोई सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, उसका कार्तीय गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कार्तीय गुणनफल इस तरीके से निकलते हैं। इसको कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं? दो समुच्चयों का क्रमित युग्म। तो ये प्रथम निर्देशांक का प्रथम घटक, 3 निर्देशांक का द्वितीय घटक। ये भी हर घटक, ये अवयव फर्स्ट है, ये अवयव सेकंड है, ये दूसरे अवयव है, ठीक है? तो इसको मिटा दें। हाँ, क्वेश्चन एक और तरीके से आया था कि यह ए क्रॉस बी। अगला क्वेश्चन, ये सवाल था, ये दूसरा नंबर सवाल तो हो गया। अभी जो जी का मैच जी गुड़े जी और एच वाला बताइए दूसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में हम अगला सवाल बात करते हैं कि अगर यदि ए क्रॉस बी बराबर, यदि ए क्रॉस बी बराबर 10 का 2 कितना 10 का 2 और 1 का 2, 10 का 2 और 1 का 2, यही है ना 1 का 2, ये है। ऐसे भी ए क्रॉस बी, यानी इसका जो गुणनफल है कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी वो दे दिया गया है, ठीक है? तो ए के अवयव ज्ञात कीजिए कि ए में कितने अवयव थे। अवयव का मतलब जानते हो कि जो सेट ए है या सेट बी है, समुच्चय ए है तो समुच्चय ए में जैसे हमने कोई पूछ ले कितने अवयव हैं, तुमसे पूछा जाए ए बराबर यदि जाए 3 4 5 6, तो सेट ए में कितने अवयव पूछ ले। सेट ए में कितने अवयव 1 2 3 4, कितने अवयव 4। समझ में आया? कितने? ऐसे बी बराबर 2 का 3, सेट बी में कितने अवयव 2 अवयव,
क्लियर। तो अवयव पता होना चाहिए, तब इन दोनों का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे कुछ अलग होगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये कार्तीय गुणनफल निकाला है और कार्तीय गुणनफल बना है, हो गया है। तो पूछ रहा ए में कितने अवयव थे। अच्छा, ए में तो पहला वाला ए का रहेगा 10 है ना, कि और कुछ गिनती है ना, हाँ 10, पहला वाला 10 और इसका भी पहला, समझ आया 10 का। अब बी कितना रहेगा, अगर कोई पूछ ले बी में कितने, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, एक ही रहेगा। यही तो गुणा कराओ 10 का 2 फिर 1 का 2, 10 का 2 से पहले 10 का 2 से कार्तीय गुणनफल अगर निकालेंगे ए और बी का, तो इतना को इससे फिर इसको इससे फिर इसको भी इससे, ये तो होगा तभी तो इतना दो 10 का 2 फिर 1 का 2, पहले इसका नंबर फिर इसका नंबर। आया कि नहीं आया। यहाँ 2 का 2 कहेंगे 10 का 2 फिर 10 का फिर 2, तो 2 ना एक बार, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। तो हमारे अंदाज में समझ में आ गया होगा कि सभी लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें और भी दिया गया है, थोड़ा सा ये आया ना समझ में, यही आंसर आ गया था। पूछ रहा था ना कि यदि a बराबर 1, 2, 3 दिया है, a बराबर सेट दिया है 1, 2, 3, यदि b बराबर 3, 4, b बराबर दे दिया गया है 3, 4 और c बराबर दे दिया गया है 4, 5, 6, 4, 5, तो ज्ञात कीजिए। ये ए बी सी 3 सेट दिए हैं, ए बी सी 3 सेट। अच्छा, ए में कितने अवयव हैं 3, बी में कितने अवयव हैं 2, बताओ। ए में कितने अवयव 3, बी में 2 और सी में कितने अवयव 3, समझना। तब क्वेश्चन में कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। नंबर 1, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, आ गया ना नंबर। ऐसे कई सवाल मिलेंगे, जैसे जैसे सवाल मिलेंगे वैसे वैसे बताएंगे। चलिए, पहला सवाल ये है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये यूनियन है, यूनियन इस तरीके से बनता है और इंटरसेक्शन इस तरीके से बनता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। क्या होता है, सर्वनिष्ठ। अब हिंदी बहुत लोगों में दिक्कत, जो पूरा वीडियो देखेंगे नहीं शुरुआत में क्लिक क्लिक के क्लिक क्लिक के भगा देंगे ना, तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा, लासा मासा नाम सुना है ना, लासा मासा। मासा का मतलब होता है, जैसे अभी तुमसे पूछ ले x, y, x गुणे y गुणे z, और यहाँ लिखा है p गुणे x गुणे q, इन दोनों का मासा बताओ। तो जौन दोनों में कट जाए वही है मासा, तो मासा कितना हुआ x, और जौन कट जाए वहू और जौन बच जाए वहू ले लिया। जो कट गया तो वो तो है ही, और प्लस जो बचा हुआ वो भी ले लीजिए, तो उसको कहते हैं लासा। तो बस यही चीज है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मासा और यूनियन का मतलब होता है लासा। अब ना भूलिएगा भैया, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अवयव का मासा, मासा नहीं हुआ मेरे मासा नहीं, जो दोनों में हो है, और यूनियन का मतलब जो दोनों में है वो तो एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचेगा वो भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम अभी दिखा देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये ज्ञात करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ये सवाल है, पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन
सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा बी और सी देखिए, इधर देखिए, बी में 3,4 दिया और सी, सेट बी कितना है 3,4 और सेट सी कितना है 4,5,6। इन दोनों में कौन सा ऐसा अवयव है या घटक है जो दोनों में है? तो 4, इसमें 4 है, इसमें 4 है, और कोई दोनों में नहीं है, नहीं 4। तो यही हमारा आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब तो समझ में आया इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, समझ में आया। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब ये निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए कितना दिया गया है, सेट लिख लीजिएगा। ए दिया है 1,2,3, समझ में आ रहा। और बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस लगाइए, क्रॉस लगाइए, फिर बी इंटरसेक्शन सी सेट बी इंटरसेक्शन सी कितना है, सेट ए कितना है, इसको पूरा सेट ए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस चिन्ह से पता चल जाए सेट ए। और क्रॉस सेट बी इंटरसेक्शन सी दिया है, सेट बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया 4, तो कितना दिया है 4, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो अब इसको निकालेंगे तो गुणा करेंगे 1,4, 1,4, फिर 2,4, फिर 3,4। कितने लोगों को समझ में आया? 1,4, 2,4, 3,4, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है। जितने लोगों को समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा कैसे, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 चीज सेट, तो 3 सेट ए सेट बी सेट सी दिया गया, तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया। दूसरा क्या रहा है, आगे मिटा दे इसको, ये आंसर आ गया भैया, ना सोचो कंफ्यूज हो भैया, आगे लगेगा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया आगे दूसरा नंबर। सवाल का मतलब समझ जाओगे, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अच्छा ए क्रॉस बी, चलिए ए क्रॉस बी निकाले पहले हम, ए क्रॉस बी ये दिया गया ना, इसका निकालना ए क्रॉस बी। सवाल को समझिएगा, ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, थोड़ा इधर से लगाते हैं। ए क्रॉस बी, ए कितना दिया गया है 1,2,3 और क्रॉस बी कितना दिया गया 3,4, निकालेंगे 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर 3,3, फिर 3,4। ए क्रॉस बी निकल गया, क्या निकल गया ए क्रॉस बी। ए और बी का कार्तीय गुणनफल ये निकला, और ए और सी का कार्तीय गुणनफल निकालिए। ए और सी का कार्तीय गुणनफल, ए कितना दिया गया है 1,2,3 और सी कितना दिया गया है, गुणे का चिन्ह लगा दिया, सी कितना दिया 4,5,6, ठीक है 4,5,6। तो निकालिएगा ना, थोड़ा सा इधर से लगाते हैं, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,4, 2,5, फिर 2,6, फिर 3,4, 3,5 और 3,6। आया समझ में? आया? जगह तो है, जगह है अगर, तो यहाँ पे हम बता देंगे
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, उधर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना यही बता देते हैं, इधर नहीं, यही बता दे रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक क्रॉस, इंटरसेक्शन का मतलब है, भाई हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले हमने यही बताया था, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, जिसको हम सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है मासा टाइप का, जो अवयव मासा में, जो दोनों में हो, ऐसे अवयव जो दोनों में, इसमें और इसमें जो दोनों में होंगे वही होंगे। 1,3 इसमें है नहीं है कहीं देख लो, 1,4 है ये और ये है, 2,3 इसमें कहीं है, देख लीजिएगा सही से, नहीं 2,4 कहीं है देखिए, 3,3 इसमें कहीं है नहीं है, 3,4 इसमें कहीं है, यानी 3 अवयव मिले। कौन कौन अवयव मिले? 1,4, 2,4 और 3,4। इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये तो इंटरसेक्शन के बारे में बता दिया, 1,4, 2,4 और 3,4। अब हम यूनियन के बारे में बताएंगे। ठीक है, मिटा दे इसको, समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कीजिए। अब A क्रॉस B यूनियन C निकालिए। तीसरा नंबर इसमें पॉइंट पूछ रहा है, A क्रॉस B यूनियन C निकालिए, ये फाइंड करना है, A क्रॉस B यूनियन C। अब यूनियन के बारे में तो अभी अभी हमने बताया था, यूनियन यानी पहले तो हम B यूनियन C निकालेंगे। अभी यूनियन का मतलब पता है, यूनियन का मतलब होता है लासा। क्या होता है? लासा। यूनियन का मतलब होता है लासा। चलिए, बी और सी में लासा क्या है? पहले तो दोनों में 4 था, इसको तो लिख लीजिए एक बार, जो दोनों में उसको एक बार लिख करके बाकी जो बचा रहे वो भी लिख लीजिए। 3, 5, 4, 3, 5, 6। अब इसको सीधा क्रम में लिखेंगे तो, क्योंकि अवयव और कर्मित युग्म जो होता है वो 3, 4, 5 है। छोटी से बड़ी के कर्मित मतलब क्रम से रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं कि 4 के बाद 3 है, 3, 4। हमेशा कोई भी डिजिट इसमें जो मिलेगा उसमें क्या होगा, सबसे कम उससे बड़ी, क्योंकि क्रम में वही होता है, क्रम मतलब कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, तो जो दोनों में लासा का मतलब 3, किसी में नहीं, 3, 4 दोनों में था, जो काट दीजिए, जो दोनों में उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, ये होता है ना, जो दोनों में उसको एक ही बार लिख करके बाकी जो बचा वो भी लिख दीजिए, लासा। यूनियन का मतलब ये हो गया। अब समझ गए होंगे यूनियन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों सेट ए और सेट बी या सेट सी, कुछ कितना भी सेट हो, अगर इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो इंटरसेक्शन में उन तीनों सेट में या उन दोनों सेट में कितने अवयव कॉमन हैं या हैं, कितने अवयव सभी सेट में, ऐसा कौन सा अवयव है जो सभी सेट में है, वही हुआ इंटरसेक्शन। और यूनियन का मतलब होता है कि जो सभी में है वो तो है ही, बाकी जो शेष है वो भी। ठीक है, तब यहां पे हमने 3, 4, 5, 6 लिया है ना। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C पूछ रहा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो इसके आगे लिख दीजिए ना, A क्रॉस कितना है, 1, 2, 3 और क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना, 3, 4, 5, 6 है ना। अब इसको निकालेंगे पूरा बेहतरीन तरीके से, ये हो जाएगा 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5, फिर 1, 6, फिर 2, 3,
2,4, 2,5, 2,6, फिर 3, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ठीक है, तब जाकर के ये ऐसा आ जाएगा। हमने इसको ऊपर लिखा है, ये तो नीचे लिखना, लेकिन अब क्या करें, बोर्ड है। ठीक है, इसको ऊपर रहेगा, ये नीचे, पहले ये निकालेंगे, इसको नीचे लिखना है, लेकिन क्या करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से दे दिए गए हैं। फिर से एक क्वेश्चन, अब इसके आगे अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं तो मुझे अंदाजा है कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन अभी तो है ही, कुछ क्वेश्चंस और है। ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी दिया गया है, ए क्रॉस बी, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर, एम क्यू एम आर। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए और बी ज्ञात कीजिए। बताइएगा ना, ये बताओ, लगा के खट तो बताइए कितना होगा, सेट ए कितना होगा। ये P है तो पहले P का Q से किया गया, फिर P का R से किया गया, फिर M का फिर Q से किया गया, फिर M का R से, यानी कि पहले P है और फिर दूसरा M है। ये सेट ए हो गया, और सेट बी कितना हो गया, QR। P का M, P का Q से, P का R से, फिर M का Q से, M का R से। देखिए कितना आसान है वो इकट्ठी। थोड़ा सा गर्मी सर्दी पकड़ रही, आया ना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ए बी सी दिया गया है, ए बी दिया है, क्रॉस अपने मन से निकालिएगा। पहले एक्सरसाइज में यही टाइप के सवाल है। हाँ, एक सवाल और मिला बढ़िया जबरदस्त तरीके से। P बराबर दिया गया है, मिटा दे इसको, मिटाया ही नहीं। क्या दिया गया है, यदि P बराबर दिया है 1,2, ये सेट P दिया है, सेट P बराबर दिया है 1,2, तो कह रहा है P क्रॉस P फाइंड कीजिए। ठीक है, P क्रॉस P फाइंड कीजिए। अच्छा, कुछ नहीं, पहले हम P दिया तो P क्रॉस P निकालेंगे, हैं? तो P क्रॉस P का मतलब वही 1,2, 1,2, तो ये हो जाएगा 1,1, 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2, ये हो जाएगा P क्रॉस P की वैल्यू। समझना है?
अब P क्रॉस P निकालेंगे, P क्रॉस P निकालेंगे, तो P क्रॉस P की वैल्यू निकालेंगे, तो P क्रॉस P की वैल्यू ये हमारी है 1,1, 1,2, 2,1, 2,2 दिखाई दे रहा ना। और फिर क्रॉस करेंगे, अब फिर P की वैल्यू रखेंगे, P क्रॉस P की वैल्यू रख दिया, फिर P की वैल्यू रखेंगे 1,2। ठीक है, तो इसको निकालेंगे। एक ये पहला है, इससे और इससे होगा, यानी 1,1, ये 1,1, फिर 1,1,2, 1,1,2, ये इससे और ये इससे भी हुआ। अब इसका नंबर आया ये 1,2, 1, 1,2, 2, 1,2, फिर 1,2, ये हो गया ना 1,1, 1,2, 1, ये इससे गया और ये इससे भी हुआ। अब इसका नंबर आया फिर 2,1 है ही, फिर 1, फिर 2,1, 2। अब इसका नंबर आया तो 2,2 है ही, 1 और फिर 2,2, 2, 2,2, ये हमारी P क्रॉस P आ गई। समझ में आया? इस तरीके से पूछा जा सकता है। और भी है इसमें क्वेश्चन टिपिकल टाइप के, अभी हम बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रूव करना है the subset of the A cross C the subset of B cross C। चिन्ह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रूव करना इतना बराबर इतना ए क्रॉस। हाँ, ये जो बीच में साइन बनाए हैं ये सबसेट ऑफ का चिन्ह है। सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ का मतलब होता है कि समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, दूसरे समुच्चय के जितने अवयव हों, पहले समुच्चय के जितने अवयव हों, वो दोनों एक ही, दोनों समान है, दोनों में मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब वही सबसेट ए के भी समुच्चय है। कोई अवयव है जो सेट ए के भी है और सेट बी के भी है। कोई जिसको हम सर्वनिष्ठ बोलते हैं, यानी कि मान लीजिए ए के कोई अवयव है एक्स, जैसे ए के एक्स वाई और जेड, और बी के भी दे दिया जाए एक्स वाई जेड। ये दोनों समान है तो कॉमन एक्स वाई जेड, यानी कि ए और बी सबसिस्ट है, इसका कारण ये सबसेट। ठीक है, ए और बी क्या होंगे? सबसेट। यानी सबसेट का मतलब दोनों में वो समुच्चय क्या हो? उपस्थित है, मतलब अवयव उपस्थित है। ठीक है, अभी पूर्ण रूप से नहीं समझे कि मान लीजिए कि कोई क्रमित युग्म है, जैसे अभी मान लीजिए हमने समझाने की कोशिश की कि ए क्रॉस बी का क्रमित युग्म मान लीजिए हमारा दे दिया गया ए कामा बी। ए क्रॉस बी का जो क्रमित युग्म हमने दे दिया वो ए कामा बी, यानी कि ए क्रॉस बी का क्रमित युग्म ए कामा बी, यानी कि इसका मतलब होता है कि माना या एक्स कामा वाई, माना कि ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है, इसको कहते हैं बिलोंग ए क्रॉस बी में। किसी चीज का ए क्रॉस बी निकाला गया तो उसमें ए क्रॉस बी का जो आया
ए क्रॉस बी निकाला तो उसका कर्मित युग्मक ये आ गया ए का बी। इसका मतलब जानते हो कि ए में कौन कौन अवयव बिलोंग कर रहे हैं और बी में कौन कौन से अवयव बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक्स ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, और जो बी है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी। ऐसा चीज समझिए, बिलोंग का मतलब हुआ कि उसमें रहता है। अब से समझो कि माना ए सेट ए दे दिया गया ए और सेट बी दे दिया गया है बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हो जाएगा ए कामा बी। कितना आ जाएगा, ए कामा तो आएगा ना ए कामा, यानी कि ए जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, सेट ए में, और बी किसमें, किस समुच्चय, बी जो है अवयव बी किस समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, बी में। ये बिलोंग का चिन्ह है, बिलोंग मतलब उसमें है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि मान लिए है, माना कि ए कामा बी वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी। इसका मतलब हुआ कि ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है। इतना समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब यहां पे क्या कह रहा है, ए बिलोंग ए सबसेट बी। सबसेट का मतलब है कि जो अवयव ए में है वही अवयव बी में भी है। क्या, जो अवयव ए में है वही अवयव किस में है, बी में है, ठीक है। मैं ध्यान दीजिएगा। तो अब जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है, ये क्लियर हो जाएगा सबसेट का मतलब। अब यहां पर ए क्रॉस सी हमने निकाला, ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी। अच्छा, हम यहाँ इस तरीके से नहीं लगाएंगे, कुछ और मान के भी, क्योंकि हमको थोड़ा समझाने का, जब तक पूर्ण रूप से समझा नहीं देंगे तब तक हम इस सवाल को नहीं लगाएंगे। पहले समझिए, ए क्रॉस सी, कोई एक अवयव ले लिया, मान लीजिए यहां इसको बताएं, पहले इससे इसको लेके आए, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस सी, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी मान लीजिए एक्स कामा वाई, ये कर्मित युग्म है जो बिलोंग करता है ए क्रॉस सी। क्लियर हो गया, एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी में। अभी अभी हमने बताया था ए क्रॉस सी निकाला था, तो यानी ए और एक सेट, कोई सेट ए था और कोई सेट सी था, जब उनका क्रॉस निकाला गया तो क्या निकला, एक्स कामा वाई। क्या निकला, एक्स कामा वाई। ढेर सारे एक का एक्स कामा वाई। इसका मतलब हो गया कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स किसमें बिलोंग किया, ए में, और जो वाई है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, सी में। अभी हम बताया एक्स ए में बिलोंग किया है और वाई सी में बिलोंग किया है। एक्स ए में बिलोंग किया है, वाई सी में बिलोंग किया है, ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी टॉपिक है, इसका मतलब अगर समझ में आ गया तो समझ जाओ सबक। यहां हम समझाने का मतलब क्या है कि कोई सेट ए था जिनके अवयव केवल एक ही थे। अभी हम बताएं, इसका मतलब फिर से बता दे रहे कि कोई सेट ए था, ठीक है, जिनमें एक्स थे और कोई बी था, इसमें वाई थे। तो इसका जब हम क्रॉस निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब आएगा एक्स कामा वाई। अब इसका मतलब यही तो हुआ, जहां जहां बराबर लगाए हैं, बराबर का मतलब होता है बराबर, तो इक्वल टू, और यहाँ बिलोंग कि ए में ये अवयव बिलोंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। ए में कौन से अवयव है, यस, यानी रहते हैं, जहां जहां ये बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग, वाई किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, और एक्स कामा वाई किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस, एक्स कामा वाई किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी में, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, वाई क्रॉस किस में, बी क्रॉस। अब सबसेट का मतलब ये क्लियर हो गया। लेकिन यहां कह रहा है ए सबसेट बी, क्या कह रहा है, ए सबसेट
ए विद द सबसेट ऑफ ए विद द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब द सबसेट ऑफ बी का मतलब जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है। अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। नहीं समझ में आया? जब एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो जब एक्स बी में बिलोंग कर रहा है और वाई तो सी में बिलोंग कर ही रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। जब एक्स, इसका मतलब सबसेट का मतलब द सबसेट ऑफ का मतलब जो अवयव पहले सेट में बिलोंग कर रहे हैं वही अवयव दूसरे सेट में बिलोंग करते तो उसको बोलते हैं द सबसेट ऑफ, जिसका चिन्ह ये है। समझ? अवयव का मतलब जानते हो ना, जो हम घेर के बाद करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहां देखिए ये दिया गया है कि ए द सबसेट ऑफ बी, यानी जो अवयव ए में बिलोंग करते हैं वही अवयव बी में बिलोंग करते हैं। और तो ही इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स में अगर एक्स जो एक अवयव है, एक्स एक घटक है जो बी में बिलोंग कर रहे हैं, वाई जो घटक है वो सी में बिलोंग कर रहे हैं। किस पता है ना किस वजह से? इसकी वजह से ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हमको पता है तो जितने ए क्रॉस सी जो है, ए क्रॉस सी के जितने भी अवयव हैं के सभी अवयव ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस सी में होंगे, बी क्रॉस सी में। जब ए क्रॉस सी में जब एक्स ए सबसेट एक्स जो है, देखिए इसका मतलब यही तो हुआ ना, एक्स कामा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी। अभी हमने बताया यानी एक्स बिलोंग कर रहा है ए और वाई बिलोंग कर रहा है सी। इसका मतलब ये हुआ इसमें एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और वाई बिलोंग कर रहा है सी में। और यहाँ सबसेट दिया गया था, सबसेट दिया गया था यानी कि जो अवयव ए में बिलोंग करते हैं वही अवयव बी में बिलोंग, यक्स ए में बिलोंग कर रहा तो यक्स बी में भी बिलोंग करेगा और वाई तो सी में है, तो यहाँ पे ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस सी में होंगे। जब हमने बताया नहीं कि जिस सेट के सभी अवयव जितने अवयव हैं, मान लीजिए ए सेट है इसके 3 अवयव जो हैं जो भी हो, और बी सेट है दूसरा सेट कोई भी हो उसके भी जितने अवयव हैं दोनों अवयव सेम हो, यानी जितने अवयव 2 3 5 मान लीजिए ले लिया 2 3 5 उस सेट ए में भी बिलोंग करते हो और सेट बी में भी बिलोंग करते हो तो ए और बी क्या होंगे? सबसेट होंगे, ठीक है। इसका मतलब ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस सी में है, इसका मतलब हुआ ए क्रॉस सी जो है इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। कोई हार्ड नहीं है, समझने की बात है। अगर समझ जाओगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ आएगा। इसका एक और वीडियो एक और क्वेश्चन बताते हैं इस टाइप के, उसके बाद वीडियो बड़ी हो गई है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज 1 में और कोई हार्ड सवाल नहीं है थोड़ी बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया गया ए इज द सबसेट ऑफ बी तथा सी इज द सबसेट ऑफ बी, सी इज द सबसेट ऑफ डी दिया गया है। तो ए क्रॉस सी तो सिद्ध करना है तथा तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी। बी क्रॉस टी समझिए। अब वही तरीके से लगाएंगे, फालतू कोई पचड़ा नहीं करेंगे, ये सिद्ध करना है, हम इसी से लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए एक्स का माना, वही एक ही मेथड लगाइए सब में, एक्स का वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी। क्लियर हो गया? माना एक्स का वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी, यानी एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू सी। क्लियर हो गया? एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? एक्स बिलोंग टू ए तथा वाई बिलोंग टू सी।
अब यहाँ पे क्या करा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो अवयव ए में बिलोंग करता है वही अवयव सेट बी, जो अवयव सेट ए में बिलोंग करता है, समुच्चय ए में बिलोंग करता है, वही अवयव सेट बी में भी बिलोंग करता है। तो वही चीजें जब यक्स बिलोंग करेगा ए में तो यक्स बी में भी बिलोंग करेगा, और जो अवयव सी में बिलोंग करता है वही अवयव डी में भी बिलोंग कर रहा है। तो वाई सी में बिलोंग कर रहा है तो वाई किस में भी बिलोंग करेगा, डी में भी बिलोंग करेगा। समझ में आया, y किस में बिलोंग करेगा, y डी में भी बिलोंग करेगा। ये समझ में आ रहा, किस वजह से हमने बताया, ये दिया गया है, चूंकि लगा के लिख दीजिएगा, चूंकि इतना बराबर इतना, क्योंकि दिया गया है। ठीक है, ए सबसेट बी का मतलब होता है कि जो अवयव x में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब होता है चूंकि, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है चूंकि, लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं। अरे इस थोड़ा सा लाइन है, क्या का मिटा दिए हम, जो अवयव एक्स में बिलोंग कर, एक्स अवयव ए में बिलोंग करता है तो एक्स अवयव बी में बिलोंग भी करेगा, और तथा वाई अवयव सी में बिलोंग करते हैं तो वाई अवयव डी में बिलोंग करेंगे, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए, यही चूंकि लगा के यहीं लिख दीजिएगा ये चीज, ठीक है। चूंकि इज द सबसेट ऑफ बी एंड सी इज द सबसेट ऑफ डी, इसका मतलब बार बार बता रहे भैया, इज द सबसेट ऑफ का मतलब होता है कि जो अवयव ए में बिलोंग करते वही अवयव, दो सेट होते हैं, दोनों सेट में जो जो अवयव पहले सेट में बिलोंग करते हैं वही वही अवयव दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं, तो उसको कहते हैं इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ। तो ये क्लियर हो गया। अब यहां से हमको पता चल गया कि जब x बिलोंग कर रहा है ए, y बिलोंग कर रहा है सी, तो यहाँ पे ए क्रॉस सी बिलोंग कर रहा है x का y, उस तरीके से b क्रॉस डी भी बिलोंग करेगा, b क्रॉस यहां से a क्रॉस सी, इसका मतलब क्या है, a क्रॉस सी यानी x का y a क्रॉस सी में बिलोंग कर रहा है, तो उस प्रकार b क्रॉस डी भी बिलोंग करेगा x का y। अच्छा, जब a क्रॉस सी में x y बिलोंग कर रहा है और b क्रॉस डी में भी x y बिलोंग कर रहा है, जब एक हमने बताया ना, जो अवयव पहले सेट में बिलोंग करे और वही अवयव दूसरे सेट में भी बिलोंग करे, तो दोनों सेट एक दूसरे के इज द सबसेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, a क्रॉस सी क्या हो जाएगा, इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस। लिखना कुछ नहीं है, बस यही टॉपिक है, यहाँ बार बार बता रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि x बिलोंग कर रहा है ए में और x बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक है, यही बता रहे हैं कि C इज द सबसेट ऑफ D का मतलब होता है कि y का मतलब होता है कि y बिलोंग कर रहा C में और y बिलोंग कर रहा D में, यही है चूंकि का मतलब। समझ में आ रहा, समझ में आया, वही बार बार बता रहे हैं, यही है चूंकि का मतलब और ये। ठीक है, इसको हमने कहा था कर लीजिएगा, लेकिन नहीं, वही मतलब है, तो जो बोल रहे हैं समझिएगा, इज द सबसेट ऑफ। कोई बात नहीं, इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, बाकी लगभग पहले एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे, लगभग हर मेथड तो बता दिया गया है, क्वेश्चन तो सारे कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा। अगर वीडियो सब पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बेल दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो डालें अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।